जय हिंद साथियों। आज हम भारत के अमर बलिदानी भगत सिंह जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जो उनके जीवन पर सीरीज चला रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को, जिन बातों को पूरी दुनिया नहीं जानती, उन सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ऐसे महान बलिदानी रहे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते या जिनका नाम नहीं जानते, उनके नाम को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जरूर देखिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पिछले दिनों तक हम लोगों ने बात किया कि भगत सिंह कलकत्ता पहुंच गए थे और वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब लाला लाजपत राय के हत्यारे का वध हुआ तो वध करने के पश्चात भी आज तक पूरे भारत में, जो उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि सब था, कहीं से भी कोई ऐसा वाजिब व्यक्ति पकड़ा नहीं गया कि जो उस हत्यारे का मास्टरमाइंड रहा हो या उस हत्यारे को करने वाला हो। इससे पूरी अंग्रेज सरकार हिली हुई थी और यहां पर अंग्रेज सरकार का सामना करने के लिए भगत सिंह जी ने योजना बनाना शुरू कर दी। हालांकि योजना तो उन्होंने नेशनल कॉलेज में ही बनाना प्रारंभ कर दिया था, परंतु यहां पर उनको ये बात समझ में आई कि हमें अब बम बनाने का तरीका ढूंढना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो बम बना सके और हम बहरे कानों को ऊंची आवाज दे सकें, ऐसा काम करना होगा। तो अब बम बनाने के लिए वहां पर देखिए, कलकत्ता में ही हिंस को एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी, अर्थात जो बम बनाना सिखा सके। कलकत्ता में भगत सिंह की मुलाकात यतीन्द्र दास से हुई और वहां जब परिचय हुआ तो यतीन्द्र दास तैयार हो गए कि हम इसकी शिक्षा दे सकते हैं सबको बम बनाने के लिए। यतीन्द्र दास ने पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया, परंतु उस पर यह चिंतन होने लगा कि बम में जो सामग्रियां लगती हैं उसमें जो गन कार्टन का उपयोग होता है वो गन कार्टन कहां बन सकता है। लोगों ने पहले निर्णय लिया कि आगरा में सभी लोग ये एक काम करेंगे, एक गुप्त जगह पर इसका ट्रेनिंग देंगे, परंतु यतीन्द्र दास ने कहा कि गन कार्टन का जो इतना ज्वलनशील होता है कि उसको अगर हथेली के ऊपर रख करके जला दिया जाए तो इतना तेजी से जलता है कि हथेली के ऊपर निशान भी नहीं पड़ेगा, वो जल के खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए बर्फ के बीच में उसको बनाना पड़ता है। तो इसके लिए जगह चुना गया कि कलकत्ता में ही उसको बनाया जाए, क्योंकि कलकत्ता में 12 महीने बर्फ पर्याप्त मात्रा में मिलती है और बर्फ इकट्ठा करके हम इसको काम कर सकते हैं। हुआ काम, कलकत्ता में आयोजन हो गया। अब बम बनाने को सीखने वालों में फणींद्रनाथ घोष, कमलनाथ तिवारी और विजय तथा साथ साथ भगत सिंह जी भी थे। गन कार्टन कलकत्ता में बनाई गई, इसकी ट्रेनिंग भी उन लोगों ने लिया और जब ट्रेनिंग लेने के बाद वहां से चलना हुआ तो दो की टोली में वो आगरा के लिए चल दिए। आगरा में केंद्रीय आयोजन में कुछ ऐसे परिणाम हो रहा था कि लाहौर में सैंडर्स कांड सफलता से पूर्ण हुआ। तो जब ये पूर्ण हुआ तो देश में ऐसे भी कुछ लोग थे जो इस सैंडर्स वध से इतना खुश थे कि भगत सिंह जी को या उनके मिशन को अब जो धन की आवश्यकता थी, वो धन के लिए डकैती डालने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब वो स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। अब इसके लिए चुनाव हुआ कि बम बनाने का जो काम होगा, अभी तो वहां गन कार्टन की बात की गई, और बम बनाने का जो काम होगा वह हींग की मंडी तथा नाई वाली मंडी में किया जाएगा। आगरा में नाई की मंडी में बम बनाने का तरीका सीखने के लिए पंजाब से सुखदेव जी आए और राजपुताना से कुंदन लाल को भी बुला लिया गया। और पहली बार तो जब सामान सब जुटाया गया तो पहले बार में असफलता प्राप्त हुई, लेकिन जब दूसरी बार इस सामान को जुटाने के बाद प्रैक्टिकल किया गया तो वो सफल हुआ और सभी लोग खुश हुए। और इस प्रकार से असेंबली में जो बम फेंकना था उसके लिए मसाला इत्यादि सारा चीज आगरा में जनवरी 1929 में तैयार कर लिया गया। अर्थात जो भी बम असेंबली में फेंका गया था 1929 में जनवरी में आगरा में तैयार कर लिया गया था। असेंबली में बम फेंकने की बात आई तो बम फेंकने के लिए नेशनल कॉलेज से ही भगत सिंह ने अपना मन बना लिया था कि हमें इस तरह का कार्य करना है। परंतु जब यहां बम फेंकने की बात आई तो आप देखिए कि कलकत्ता से जब भगत सिंह आगरा के लिए चले थे तो उनके पूरे मन में पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी कि हमें किस प्रकार से इसको अंजाम देना है। और श्री चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही दूसरे साथी इस कार्य के लिए सहमत हो गए। परंतु अब यह बात यह हुआ कि बम फेंकेगा कौन। अब बम
काकोरी केस के अभियुक्त, और बीच में काकोरी कांड हुआ, तो काकोरी कांड में जो अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया गया था, जिसमें असफल हुए थे अभियुक्तों को, मूल रूप से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे और रोशन सिंह, इन लोगों को बचाने के लिए, राजेंद्र लाहिड़ी को बचाने का जो प्रयास हुआ था वो प्रयास विफल हुआ, जिससे भगत सिंह ज्यादा चिंतित थे और उस समय रो पड़े थे। भगत सिंह बहुत रोए, उनको ये समझ में आया कि हमें यह कार्य दूसरे ढंग से करना पड़ेगा। और अब इस बम को फेंकने वाले की योजना बनने लगी कि फेंकना इन सब बातों का समाधान था। तो श्री जयदेव कपूर दिल्ली में उसका ताना बाना बुन रहे थे। देखिए, किसी भी योजना के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, ये नहीं होता एक आदमी आता है सीधे फेंक देता है। लेकिन हमें उन शहीदों का भी नाम याद रखना होगा जिन शहीदों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने असेंबली में सदस्यों के साथ ऐसा विश्वसनीय संपर्क कर लिया कि श्री जयदेव कपूर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। सोचिए कि वहां उनको जब चाहते थे तो असेंबली में जाने के लिए, आने के लिए पास मिल जाता था। और उस पास को निकलवा करके भगत सिंह ने कई बार प्रयोग भी किया दिल्ली में। वो लोग गए भी, असेंबली में बैठे भी, कार्रवाई भी देखे और चले आए। तो इससे उनको समझ में आ गया कि अब हमको जाना आना कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। व्यूह रचना में पंडित चंद्रशेखर आजाद इस बात पर दृढ़ थे कि बम फेंक कर भागना होगा हम लोगों को, लेकिन भगत सिंह इस बात पर अड़े थे कि बम फेंकने के बाद हमें गिरफ्तारी देनी होगी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जी की दूरदर्शिता को हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी परिणाम रहा होगा। भगत सिंह जी के जोश और उनके हिम्मत के साथ साथ उनकी अलग प्रकार से सोच थी। अब हुआ कि इसकी योजना ये हुई कि बम फेंका जाए, और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मोटर हम बाहर रखेंगे, गाड़ी बाहर रखेंगे, फेंक करके निकलिए, गाड़ी से निकल लेंगे। परंतु यह नहीं हुआ इस प्रकार से। अब इसके लिए उनका कहना था कि हमको भागना ठीक नहीं है, वहीं गिरफ्तार हुआ जाए, मुकदमे के जरिए जनता को अपने दल के विचारों से अवगत कराया जाए, क्योंकि उस समय इतने मोबाइल, व्हाट्सएप इत्यादि नहीं थे कि जिससे हम लोग काम कर सकते थे। हुआ भी, असेंबली में बम फेंकने की योजना जब बनी तो अब यह हो गया कि बम भगत सिंह नहीं फेंकेंगे, भगत सिंह नहीं फेंकेंगे। श्री विजय कुमार सिन्हा के समर्थन से यह महत्व और भी बढ़ गया। बाद में दो आदमियों के जाने की बात तय हुई। भगत सिंह के साथ जयदेव कपूर और राजगुरु के नामों की चर्चा हुई। यह बात हो ही रही थी कि समाचार मिला कि होली के समय में सेक्रेटरियन जो वहां का असेंबली का वायसराय था वो आने वाला था, परंतु बीच में इन सभी लोगों ने योजना बनाई, शिव वर्मा, जय कपूर और राजगुरु ने, कि वायसराय को बीच में मारा जाए। लेकिन इस पर हम चर्चा बहुत न करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वायसराय ने भी होशियारी किया और वो जिस बग्गी से, जिस गाड़ी से जाने वाला था उसमें न जाकर के वह दूसरे गाड़ी से गया, इसलिए वो बच गया। अब यह हुआ कि बम किस समय और बम फेंकने का औचित्य क्या था, क्योंकि केंद्रीय असेंबली में दो बिल पेश होने थे। एक बिल था कि पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसको हम जन सुरक्षा बिल कह सकते हैं, और दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूटल बिल। अब देखिए, ट्रेड डिस्प्यूटस बिल औद्योगिक विवाद बिल है। पहले के भीतर का मकसद देश में उठते आंदोलन को दबाना था, और दूसरे से मजदूरों का जो हड़ताल था उस हड़ताल को दबाना था। इसी पर भगत सिंह का यह था कि इस बिल का विरोध होना चाहिए। भगत सिंह इस बात को जानते थे कि जब यह बिल असेंबली में डाला जाएगा तो जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के इसको पास नहीं होने देंगे, परंतु वायसराय अपना वीटो पावर लगा करके इस बिल को पास करेगा। अब जब बम की सारी तैयारी हो गई तो इसमें सीधा स्पष्ट कर दिया गया कि भगत सिंह बम फेंकने नहीं जाएंगे। वे मुकदमे को सर्वोत्तर रूप से लड़ सकते थे, पार्टी के नाम और लक्ष्य को जनता तक पहुंचा सकते थे, परंतु फिर भी यह निर्णय हुआ कि भगत सिंह नहीं जाएंगे, क्योंकि इस संगठन को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भगत सिंह की आहुति नहीं दिया जा सकता, यह केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया। अब यह मान लिया गया था कि जो जाएगा वो लौटेगा नहीं, वहीं गिरफ्तार होगा। इसलिए दल की केंद्रीय समिति ने भगत सिंह के जगह वटुकेश्वर दत्त और श्री विजय कुमार सिन्हा का नाम निश्चित किया कि आप दोनों लोग जाएंगे। सोचिए कितनी तल्लीनता के साथ इस देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि यह बात पता था कि जो भी जाएगा वो लौटेगा नहीं, फिर भी जिसका नाम निर्णय लिया जा रहा था वो तैयार हो रहे थे, और जिसका नाम काटा जा रहा था, अर्थात भगत सिंह का नाम जब पहली बार काट दिया गया तो भगत सिंह ने उसका विरोध किया, परंतु नाम तो काट ही दिया गया। अब काट दिया गया, भगत सिंह ने का नाम कटने के बाद सुखदेव भगत सिंह के बहुत प्रिय मित्र थे। सुखदेव को जो पता चला तो सुखदेव वहां, चूंकि उस असेंबली की मीटिंग में सुखदेव नहीं थे, तो सुखदेव को पता चला तो वहां तुरंत सुखदेव पहुंचे
और भगत सिंह को एक किनारे ले गए और पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताया। क्या बताया कि यह सब बकवास है, बम फेंकने में तुमको जाना होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व और ये देखिए तुम्हारे व्यक्तिगत मित्र की हैसियत से मैं इस बात को कह रहा हूं कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। यह तक चुप नहीं रह सकता। जानते हो तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुमको यह समझ में आ रहा है, या जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं उनको यह समझ में आ रहा है कि संगठन बिना भगत सिंह के नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है, संगठन तो चलेगा, परंतु अगर यह काम हुआ तो तुम याद करो सुखदेव ने 1914-15 के लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में हाईकोर्ट के जज का निर्णय बताया कि हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा था। उसने कहा था भाई परमानंद के बारे में, क्योंकि भाई परमानंद इस क्रांतिकारी षड्यंत्र का मस्तिष्क और सूत्रधार थे, परंतु व्यक्तिगत रूप से वह आदमी, यह कह रहा है हाईकोर्ट का जज कह रहा है कि ये सूत्रधार थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह आदमी कायर है। यह संकट के काम में दूसरे को आगे बढ़ा करके अपनी जान बचा करके निकल लेता है। यही बात जज कहेगा, तुमको कायर कहेगा और इतिहास तुमको कायर के रूप में जानेगा। सुखदेव ने कहा तुम सदा यूं बच नहीं सकते, एक दिन तुम्हें अदालत के सामने आना ही होगा, क्योंकि जब यह काम होगा, जांच होगा, तो अदालत को सामने तुमको जाना पड़ेगा। भगत सिंह को हालांकि बात टकटकी लगा करके सुन रहे थे, बुरा भी लग रहा था, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं जाऊंगा। भगत सिंह बड़ी देर तक कुछ नहीं बोले, केवल सुखदेव को घूरते रह गए। उन्होंने फिर अंत में कहा कि अब कुछ भी हो जाए, असेंबली में बम फेंकने के लिए मैं जाऊंगा, परंतु सुखदेव तुम याद रखो, तुमने बहुत कड़वी बात कही है, मैं तुम्हें उत्तर नहीं देना चाहता। सुखदेव ने रूखे ईश्वर में उत्तर दिया कि आई हैव डन माई ड्यूटी टुवर्ड माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के लिए मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है कि मित्र के लिए क्या होना चाहिए। सुखदेव जब दिल्ली से लाहौर पहुंचे उस समय उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सुखदेव इतना रोए थे कि उनकी आंख सूजी थी। कारण सुखदेव को पता था कि जो भी बम फेंकेगा और वह गिरफ्तारी देगा वह पुनः लौटेगा नहीं। और वह सुशीला देवी से और दुर्गा भाभी से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आप चाहिए तो भगत सिंह से मिल सकती हैं। दुर्गा भाभी, भगवती भाई, सुशीला दीदी, ये सभी लोग, और सची जो दुर्गा भाभी का जो बच्चा था थोड़ा बड़ा हो गया था, वो भगत सिंह को लंबू चाचा कहता था, लंबे वाले चाचा जी कहता था। वो उसको भी पता चला, वह भी भगत सिंह से मिलने गया। और भगत सिंह को रसगुल्ले बहुत पसंद थे, संतरे बहुत पसंद थे, तो सुशीला दीदी ने रसगुल्ला और संतरा ले लिया, खूब लिया, भगत सिंह को खिलाया और सभी लोग बहुत रोए दिल्ली में। लेकिन सबको ये पता नहीं था कि ये होने क्या जा रहा है। ये पता हो गया था कि जो भी जाएगा वो लौट के आएगा नहीं। उस समय दिल्ली में जब निश्चित रूप से फैसला हो गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही असेंबली पर बम फेंकने के लिए जाएंगे, तो मुझे और जयदेव को छोड़कर सब साथियों को आदेश दिया गया कि वे दिल्ली से बाहर चले जाएं। अर्थात कौन कह रहा है? शिव वर्मा ने कहा है कि मुझे और जयदेव को छोड़ करके सबको कहा गया दिल्ली से बाहर चले जाए, क्योंकि बम फेंकने के पश्चात छापेमारी होगी और कोई बचेगा नहीं, सारे पकड़े जाएंगे। आजाद को झांसी जाना था, आजाद को झांसी भेज दिया गया। और उसके बाद असेंबली में दोनों बिल फेल कर दिया, और दोनों बिल फेल हुआ। वायसराय ने उस बिल को अपना वीटो पावर लगा करके पास कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को वायसराय की घोषणा असेंबली में सुनाई जानी थी। निर्णय हुआ था कि उस दिन बम फेंका जाए। जयदेव कपूर ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लेकर के जाकर के उस जगह पर बैठा दिया, मतलब वहां अंदर घुसा दिया जहां से बिना किसी सदस्य को नुकसान पहुंचे बम फेंका जा सकता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज पहने हुए थे, नेकर पहने हुए थे। जो विशेषाधिकार से बिलों की वायसराय द्वारा पास होने की घोषणा होने को हुई, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए और फुर्ती के साथ अखबार में लिपटा हुआ बम निकाले और उन्होंने बम को सरकारी बेंचों के पीछे खाली स्थान पर दे मारा। और बम की आवाज इतनी तगड़ी थी कि सबके कान के पर्दे हिल गए। फिर दूसरा बम निकाला, भगत सिंह ने दे मारा। और उसके बाद बटुकेश्वर दत्त ने जो पर्चा, जो उनकी योजना थी, जो उनका विचार था, उस विचार का जो पर्चा था वो सब असेंबली में फेंक दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक किनारे वहीं खड़े रहे। उनको पूरा पर्याप्त समय था, वहां से भाग सकते थे। और सदस्यों में जो असेंबली में बैठे थे, मोतीलाल नेहरू, श्री मोहम्मद अली जिन्ना भी बैठे हुए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय ज्यों का त्यों बैठे थे, क्योंकि सबको पता था कि भारत के युवाओं में अब क्रांति आ रही है। और इस तरह से बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। उसी समय
कुछ पर्चे जब वटकेश्वर दत्त ने फेंका तो उन पर्चों के हिसाब से जो जो उनके मांगे थे वह मांगे उनके सबके सामने प्रस्तुत हुआ और इन लोगों को गैलरी में गिरफ्तार कर लिया गया। जब गैलरी में भगत सिंह और दत्त की ओर जाने का किसी को साहस नहीं हो रहा था। पहली बात तो यह थी भगत सिंह दत्त और दर्शकों की भीड़ से बाहर निकल जा सकते थे, नहीं निकले। अब देखिए गिरफ्तार होने के बाद लेकिन वहां पर सरकारी तंत्र कितना मजबूती से काम कर रहा था कि जितने पर्चे फेंके गए थे सारे पर्चों को तुरंत इकट्ठा करवा लिया, क्योंकि उनको पता था कि समाचार पत्रों में ये खबर आएगी और ये क्रांति की लहर हो जाएगी। परंतु हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स का एक पत्रकार था जो लपक करके एक पर्चा लेकर के फुर्ती से अपने रख लिया और रखने के बाद वहां पर पॉकेट में, और वह अगले दिन संपादन में हिंदुस्तान टाइम्स से इतना जबरदस्त छपा कि पूरी दुनिया उनके उन वक्तव्यों से हिल गई। और भगत सिंह के, वटकेश्वर दत्त के इस प्रकार के साहसिक कार्य की लोग प्रशंसा किए। भगत सिंह के पास, वटकेश्वर दत्त के पास वो सारे चांस थे। पहला चांस वो चाहते तो किसी 10-20 लोगों को मार सकते थे, खत्म कर सकते थे और मार करके वहां से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं। वो असेंबली के एक कोने में बम फेंका और निकले भी नहीं, वहीं खड़े रहे। ऐसा अहिंसावादी का पुजारी हो सकता है। अहिंसावादी का पुजारी वो नहीं हो सकता जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस बात को देश की जनता से आह्वान करे कि अंग्रेजों के साथ देश की जनता के अर्थात देश के नौजवान लड़े, अंग्रेजों का साथ दें, जिसके एवज में हमें आजादी मिलेगी। आज वो अहिंसा का पुजारी जाना जा रहा है। और ऐसा वीर भगत सिंह जिसने अहिंसा का रास्ता अपनाया, इसको अहिंसा ही कहेंगे कि एक कोने पर उन्होंने बम मारा और बम मारने के बाद लोगों के कानों पर आवाज दिया, इसको कहते हैं अहिंसा। आज देश कहां जा रहा है, देश की स्थितियां कहां है? भगत सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए इस राष्ट्र में, इस देश में सम्मान मिला? जो इनके साथियों को सम्मान मिलना चाहिए वो साथियों को सम्मान मिला? नहीं मिला। और राजनीतिक कारण से हम अपने साथियों को भूलते जा रहे हैं, अपने इन पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। यही हमारे पूर्वज हो सकते हैं और कोई पूर्वज नहीं हो सकता। वो कौन पूर्वज होगा जो जाहिलों की तरह से रोटी खा करके मर गया? वो पूर्वज, उसको हम नहीं मान सकते। हमारे पूर्वज यही है, हमारे पूर्वज भगत सिंह हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं। ये सारे लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने इस बात को दिखाया। देश को जागने की आवश्यकता है, नहीं तो देश बिखर जाएगा। जय हिंद। अगले दिन हम